सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। ये उदाहरण पढ़िए। मैं ए जे ए मेज, पे उ से ते ए के ए पुस्तक। देखिए ये शब्द की परिभाषा दी गई है इसमें कि वर्णों का जो सार्थक मेल है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। सार्थक मेल होगा जिसका कोई अर्थ हो। कोई भी सार्थक शब्द, पहला देखिए, शब्द ध्वनियों के समूह हैं जो शब्द कहलाते हैं और इनका एक निश्चित अर्थ भी होता है। ये शब्द अपने आप में सार्थक और स्वतंत्र रूप में इनसे अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। तो वर्णों का जो सार्थक मेल है वो शब्द कहलाता है, जैसे पेड़, सूर्य, पुस्तक, मेज। दूसरा है पद। पहला हो गया अपना शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है और पद कहलाता है। जैसे ये वाक्य में आ गया है तो ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ये कोई भी सार्थक शब्द, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य रचना करता है तब वह पद कहलाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला हो गया शब्द की परिभाषा, दूसरा हो गया पद की परिभाषा। देखिए आगे है, हमारी भाषा में अनेक शब्द हैं। प्रतिदिन उसमें नए शब्द जुड़ जाते हैं। इन शब्दों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग बनाए गए हैं या उनको बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले, अज्ञात जिसके बारे में पता ना हो, चौथा है विदेशी और पांचवा है संकर शब्द। पहला देखिए तत्सम शब्द। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे द्वितीय, पुत्री, सुख। नीचे तालिका भी दी गई है। ये तत्सम शब्द हैं सभी और ये तद्भव शब्द हैं। तत्सम से तद्भव बनाकर दिखाए गए हैं। अंधकार तत्सम शब्द है, अंधेरा तद्भव हो जाएगा। अम्बा तत्सम शब्द है, अम्मा तद्भव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं बगैर किसी परिवर्तन के, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ये तत्सम शब्द के उदाहरण इनमें से भी आप कोई भी लिख सकते हो। इसके अलावा हजारों लाखों शब्द हैं जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उनमें से लिख सकते हो आप। रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तद्भव शब्द देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढालकर ले लिया गया, अर्थात संस्कृत के शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तद्भव। जैसे दूध, घी, खीर, दस, आंसू, मोर, त्रासदी, ये तद्भव शब्द हैं जो परिवर्तन के साथ आ गए। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा सा रूप परिवर्तन होकर हिंदी में आ गए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे अंधेरा, अम्मा, आग, आगे, ये तद्भव शब्द हैं। ये आपको याद करने हैं ध्यानपूर्वक। आगे तीसरा देशज। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न होने वाले या अज्ञात उत्पत्ति वाले। उत्पत्ति होता है जिनका जन्म के बारे में नहीं पता या कहाँ से आए हों, वो अज्ञात उत्पत्ति कहलाते हैं। कुछ शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से ग्रहण कर लिए जाते हैं। स्थानीय भाषाएं या बोलियों से या उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है, वे देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले कहलाते हैं। पगड़ी,
लोटा, खाट, झाड़ू, इडली आदि ये सभी देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले शब्द हैं। अगला है विदेशज शब्द। जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, अर्थात आ गए हैं विदेशी भाषाओं से हिंदी में। कहाँ से आए हैं? विदेशी भाषाओं से आए हैं। जैसे ये बता रखा है कौन कौन सी भाषाओं से आए हैं। अरबी से, फारसी से, तुर्की से, ये तालिका में इनके सामने दिया गया है। चीनी भाषा से, चीनी, चाय, लीची, चीकू ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये तालिका आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। पुर्तगाली के अनानास, अलमारी, प्याला, तंबाकू, बाल्टी, पिस्तौल ये पुर्तगाली भाषा के, ये सभी आपको पढ़ने ध्यानपूर्वक। आगे है संकर शब्द। वे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग से निर्मित हो संकर शब्द कहलाते, या दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, अलग अलग भाषाओं के मेल से, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे छाया और दार, दार हो गया फारसी का और छाया हिंदी का हो गया है, तो छायादार शब्द बन गया, तो ये संकर शब्द है। लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का लाठी चार्ज शब्द बन गया है, तो ये भी संकर शब्द है। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द हो गया है। तो इस प्रकार से ये 500 प्रकार पढ़े हैं हमने उत्पत्ति के आधार पर, ये आपको ध्यानपूर्वक याद करने हैं। आगे भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ देखिए, जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, दूध, छत, पंखा आदि, तो ये सभी रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक देखिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा दोनों शब्दों के टुकड़े करने पर उनका अर्थ निकलता हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग होता है जोड़ या मिलने से बनते हैं। जैसे विद्या और आलय, विद्यालय, रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी, रसोई और घर, रसोई घर, देव और दूत, देवदूत। तो 2 शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे है योग रूढ़। कुछ शब्द 2 या अधिक शब्दों के योग, ये भी वैसे तो यौगिक होते हैं, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे देखिए जलज, जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला। हम किसके लिए करते हैं? कमल के लिए। कमल के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन जल में तो हजारों लाखों या करोड़ों जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। मछली होती है, मोती होता है, शंख होता है, अनेक जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम सिर्फ किसके लिए करते हैं? कमल के लिए करते हैं। ऐसे चारपाई खाट के लिए करते हैं हम, लेकिन चारपाई तो बहुत सारी वस्तुओं के होते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। जो भी बहुव्रीहि समाज के उदाहरण हैं वो आपके योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जो एक व्यक्ति, ऐसे ही पीताम्बर तो करोड़ों लोग पहनते हैं हर रोज़, लेकिन हम किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए करते हैं। तो योग रूढ़ शब्द जो यौगिक होते हुए वे भी किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। एकार्थी ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे महल, मेज, फूल, चश्मा, एक अर्थ। अनेकार्थी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। प्रसंगानुकूल उनका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है प्रसंग के अनुसार। जैसे कल मशीन के लिए भी करते हैं हम प्रयोग, आने वाला या बीता हुआ कल भी होता है, चैन के लिए भी। कनक सोना भी होता है, गेहूँ भी होता है और धतूरा भी होता है। तो अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे पत्थर है, पत्ते के लिए भी करते हैं, चिट्ठी के लिए भी करते हैं, तो ये अनेकार्थी कहलाएंगे। वो देखा जाएगा वाक्य में किसके लिए प्रयोग हो रहा है। पर्यायवाची,
जो शब्द लगभग समान अर्थ रखते हों वे पर्यायवाची कहलाते हैं। कोई भी शब्द बिल्कुल समान अर्थ नहीं रखता, उसमें सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे फूल के पर्यायवाची दिए गए पुष्प, कुसुम, सुमन। वृक्ष के पेड़, बिरवा, तुरवा, तो ये हो जाएंगे। विपरीतार्थक, जो शब्द का उल्टा अर्थ रखते हैं या विपरीत अर्थ रखते हैं, उसी से विपरीत अर्थ से ही विपरीतार्थी बना है। तो जैसे सत्य से असत्य, ये हो जाएंगे विपरीतार्थी शब्द। आगे है प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी होते जिसमें विकार हो जाए, अविकारी जिनमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, अविकारी हो जाएंगे। विकारी 4 प्रकार के शब्द हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, जैसा लड़का, लड़की या लड़के लिंग वचन के कारण हो गया। सर्वनाम वह, वे हो गया परिवर्तन। विशेषण मीठा, मीठी, परिवर्तन हो गया है। खेल रहा है, खेल रही है, क्रिया में भी परिवर्तन हो गया है, तो ये विकारी हैं। अविकारी जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो के त्यों रहते हैं, अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, वे अविकारी कहलाते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 प्रकार अविकारी शब्दों के हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा है ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य के में आते ही शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है पद कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के हैं, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ 4 अपना पूरा हो चुका है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने बताई हैं उनकी परिभाषाएं याद करोगे और उदाहरण याद करोगे।